हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय एक वार्षिक संख्या से प्रश्नावली 1.1 से प्रश्न क्रमांक 5 और उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करेंगे, इसी के आधार पर उदाहरण क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 5 को देखते हैं। क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। देखिए, सबसे पहले हम ये कहता है प्रश्न कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो प्राकृत संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। अब ये बोल रहा कि संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले हम ऐसी संख्याओं को देखेंगे जो 0 पर समाप्त होती हैं। तो कौन कौन सी संख्याएं? 10, 20, 30, 40। डैश डैश कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती तो वे संख्याएं हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 डैश डैश अनंत। अब इस 10 में 10 का भाग जाएगा और इस 10 में 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। इस 20 में 2 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा और 10 का भी भाग जाएगा। अब हमें यह बोल रहा है कि संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती कि नहीं। तो सबसे पहले हम 6 की घात n को समझ लेते हैं। यदि मैं n का मान 1 लेता हूं तो 6 की घात 1 हो जाएगी, मतलब 6 एकम 6। n का मान 2 लेता हूं तो 6 गुणित 6, 6 6 36। अब n का मान यदि मैं 3 लेता हूं तो क्या हो जाएगा? 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 6 36 गुणित 6, तो 216 जाएगा। ऐसे ही मैं n का मान यदि 4 लूंगा तो 6 गुणित 6 गुणित 6 गुणित 4 बार करना पड़ेगा। अब इसका गुणा करके अपन देख सकते हैं। तो यदि कोई संख्या उसका अंतिम अंक यदि 0 है तो वो 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 डैश डैश कहाँ तक हो सकती है? वो अनंत तक। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित या 2 व 5 से विभाजित होगी। मतलब इस 10 में 10 का भाग जाएगा और 2 का भी भाग जाएगा और 5 का भी भाग जाएगा। तो 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणित 5। अब हम 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड, यदि मैं 6 के अभाज्य गुणनखंड को तोड़ूं 2 गुणित 3 पूरी की घात n। अब यहाँ पे 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 3। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं? 2 और 5। जबकि 6 में 2 और 3 है, जबकि 10 में 2 और 5 है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यानी कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इसलिए छः की घात n 5 से
विभाजित नहीं होगी, यानी 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। मतलब यदि मैं 1 लिया तो 6 आया, 2 लिया तो 36, 3 लिया तो 216, मतलब इनमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अब क्या लिखूंगा मैं, 6 की घात n के गुणनखंड में तो वह 3 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अतः यहाँ लिख देते हैं, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी प्राकृत संख्या ले लो, यहाँ 6 की घात n में मान लो अभी मैंने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 डैश डैश आप अनंत तक ले लो, तो हमेशा या तो उसका अंतिम अंक 6 होगा, 6 ही होगा, ज़्यादातर 6 ही आएगा, है ना, 6 ही आएगा, तो उसका अंतिम अंक हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। मतलब प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकती। तो उस तरह से हमको प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करना था। यदि आपको ये प्रश्न क्रमांक 5 समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसको ये प्रश्न क्रमांक 5 समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी प्रकार हम उदाहरण क्रमांक 1 को भी सॉल्व करते हैं। उदाहरण 1 है कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 10 से विभाजित होगी या 2 या 5 से होगी। तो यदि मैं प्राकृत संख्या को देखूं तो जो संख्या 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, है ना, यह हम कर रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 को सॉल्व, है ना। अब क्या बोल रहा है, 4 की घात n, तो 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2। 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 2। तो 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 4 की घात n 5 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो, यदि मैं यहाँ 4 लेता हूँ, 4 एकम 4, फिर 4 यहाँ 2 लेते हैं तो 4 की घात 2, तो 4 गुणित 4, 4 चौके 16। ऐसे ही यहाँ पे 4 की घात n का मतलब 4 की घात 3, 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64। ऐसे ही 4 बार आ जाएगा ये। अब देखो, अतः 4 की घात n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई उपगुणनखंड नहीं है। इसमें देखते हैं तो 2 और 2 ही हैं, तो 2 के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड है ही नहीं है। अब हम यहाँ पे देखें कि 4 की घात n, जब 1 लिए तो 4 आया, जब 2 लिए तो 16 आया, 3 लिए तो 64 आया। तो हम इसका अंतिम अंक यदि देखें तो 4 और 6 के अलावा कोई प्राप्त नहीं होगा। तो अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यदि हम n का मान 1 रखते हैं तो 4 प्राप्त होगा, 2 रखे तो 16, 3 रखे तो 64, यदि 4 रखेंगे तो 216 करीब में आएगा, वो अब देख लेना आप गुणा करके ना। तो कभी भी 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकती। तो
इस तरह से ये उदाहरण एक था, ये उदाहरण एक था। ठीक, उदाहरण एक हो गया। और प्रश्न क्रमांक ये कौन सा था? हाँ, पांचवा था ना, पांचवा भी हो गया और उदाहरण एक भी हो गया। अब हम करते हैं छठवां प्रश्न और सातवां प्रश्न। अब प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं या नहीं। तो देखो सॉल्व, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो हमने 7वीं 8वीं में भाग देना सीखा है। तो हम यहाँ पे कौन सी संख्याएं लिखते हैं? भाज्य। हम यहाँ पे कौन सी संख्याएं लिखते हैं? भाज्य। यहाँ पे हम कौन सी संख्या लिखते हैं? भाजक। और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है? शेषपद। और यहाँ पर भागपद। अब मैं यहाँ पे कोई एक संख्या लेता हूँ, मान लो मैंने लिया एक संख्या 20। अब इस 20 में क्या 2 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। तो कितने बार जाएगा? 10 बार जाएगा। 10 दूनी 20, कटपिट कटपिट। अब इसी 20 में क्या 5 का भाग जाएगा? जाएगा। 5 चौके 20 तो चला गया। फिर इसी 20 में क्या 4 का भाग जाएगा? जाएगा। 5 चौके 20। क्या इसी 20 में 20 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। 20 एकम 20। तो हमने क्या देखा कि ये 20 जो संख्या है भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या 20 में 2 का भी भाग गया, 5 का भी भाग गया और 4 का भी और 20 का भी। मतलब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो इसके कितने भाजक? 2 एक हो गया, 5 एक हो गया, 4 हो गया, 20 हो गया, 10 भी हो सकता है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं। तो क्या लिखेंगे? भाज्य संख्याओं के 2 या 2 से अधिक भाजक होते हैं। अब हम दी गई पहली संख्या की जांच करेंगे कि ये भाज्य संख्या है या नहीं। तो दी गई पहली संख्या क्या दी गई? 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13। अब आप देखेंगे कि यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है, बीच में धन लगा है। अब यहाँ 13 है, यहाँ भी 13, तो यहाँ से हम 13 क्या ले लेंगे? ओवेंस्ट। तो क्या बचेगा? 7 गुणित 11 धन क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 13, 11 सत्ते 77 धन 1, तो 13 77 और 1 78 हो गया। अब यहाँ पे 13 गुणित 6 गुणित 13 लिख सकते, 13 छिंग 78 होते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं? 6 गुणित 13 गुणित 13। अब हमारे पास ये पहली संख्या जो थी उसके 2 से अधिक भाजक प्राप्त हुए, एक तो 6 और एक 13।
यदि मैं इन संख्याओं को गुणा करके 13 जोड़ दूं और उसमें यदि 6 का भाग दूं तो भाग चला जाएगा। देखो कैसे, 7 गुणित इसी का गुणा कर लेते हैं ना, है ना, इसका 13 गुणित 78, तो 8 3 24 की 4 हासिल का 2, 8 1 8 और 2 10, 7 3 21 की 1 हासिल का 2, 7 1 हम 7 और 2 9, 4 1 9 और 1 10। अब हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 1014। इसमें 6 का भाग दे दो, 6 एकम 6, कितना बचा 4 डाल रहा है, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, तो 10 11, 11 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 6 और 5 11, कट पे बता रहा है 9 6 के 54। तो इस संख्या में 6 का भाग गया और 13 का भी भाग जाएगा। तो ये जो संख्या है भाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्या 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 के दो भाजक हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो, दी गई दूसरी संख्या क्या दी गई, 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। अब यहाँ भी 5 है, 5 क्या ले लेते हो घनिष्ठ, 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। अब गुणा करते हैं 5 6 7 42, चौथी 12 12 दूनी 24 धन 1। अब गुणा कर लेते हैं 42 और 24 का, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10 का 89 का 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो कितना आ जाएगा 5 गुणित 1008 धन कितना हो जाएगा 1, तो 5 गुणित कितना हो जाएगा 1009। अब ये वाली जो संख्या है, अब इसका पूरा गुणा करके 5 जोड़ोगे, मतलब 5 गुणित 1009 कर लोगे तो 5 का भी भाग जाएगा और 1009 का भी भाग जाएगा। मतलब क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्या 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 के दो भाजक हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक 6 को सॉल्व किए हैं प्रश्नावली 1.1 से। अब इसी प्रकार हम अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 को। तो आपको यदि ये सवाल समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो अपन एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो हम सोनिया को यहाँ खड़ा करते हैं, ये सोनिया हो गई। ये सोनिया हो गई। सोनिया, जब सोनिया यहाँ से चलना प्रारंभ करती है तो इसको पूरा एक चक्कर यहाँ से चलना प्रारंभ करी और यहीं तक आने में कितने मिनट लगते हैं, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि, अब यहाँ पे हम रवि को खड़ा करते हैं, ये रवि चलता है तो इसको कितने मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं,
और एक ही दिशा में चलते तो कितने समय बाद वे अपने प्रारंभिक स्थान यहीं पर मिलेंगे। हमें ये सॉल्व करना। तो वह समय 18 मिनट व 12 मिनट का LCM होगा। अब देखो, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो 18 को तोड़ते हैं, क्या होता है 2 गुणित 2, 2 गुणित 3 गुणित 3, 3 तरह 9, 9 दूनी 18। 12 को तोड़ो, 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब क्या लेंगे LCM इसका 18 और 12 का। तो LCM लेने का जिसका जोड़ा बने उसको एक बार, 2 का एक जोड़ा बना, फिर 3 का एक जोड़ा बना। अब यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 आ जाएगा। जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको लिखते हैं ना, तो 2, तो 2 तिया 6 गुणित 2 तिया 6, तो 6 छिंग 36 मिनट। मतलब देखिए कि जो सोनिया है वो एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लेती है, तो 2 चक्कर लगाने में उसको कितने मिनट लगेंगे 18 दूनी 36। और रवि को कितना मिनट लगेगा 12 तिया 36। मतलब रवि 3 चक्कर लगाएगा और सोनिया 2 चक्कर लगाएगी। मतलब रवि और सोनिया जो अपने प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो क्या लिखेंगे, अतः सोनिया व रवि अपने प्रारंभिक स्थान अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद, ऐसा लिखते हैं 36 मिनट बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 7 को सॉल्व करना था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको मैथ समझ में आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम धीरे धीरे आपको पूरी मैथमेटिक्स 10th की और 9th की यूट्यूब के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।